हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यम यम टीचिंग क्लासेज में। आज हम आपको हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिंदी का विकास कैसे हुआ है, उसके बारे में पढ़ाएंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भाषा वह माध्यम होता है जैसे हम अपनी भावों, अपनी बातों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, उसी को ही भाषा कहा जाता है। अपने विचार को दूसरे के सामने कहते हैं, दूसरे के विचार को हम समझते हैं, वही हमारा क्या है, भाषा होता है। शब्दों का सार्थक समूह या संकेत को ही भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से, शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य, शब्द, मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। भाषा जो होता है संकेतों के माध्यम से ही किया जाता है, और वह जो है ध्वनियों के माध्यम से भी भाषा व्यक्त किया जाता है। अगला हमारा है पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार समझ सकता है। कामता प्रसाद गुरु ने कहा, भाषा वह साधन होता है जो अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त कर सकता है और दूसरे के विचारों को समझ सकता है, दूसरे की बातों को समझ सकता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जो भाषा आपस में बातचीत करते समय प्रयोग की जाती है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा को ही कथित भाषा भी कहते हैं। मौखिक भाषा को कथित भाषा भी कहा जाता है। लिखित भाषा। लिखित भाषा जो भाषा लिखने और पढ़ने में प्रयोग किया जाता है, उसे लिखित भाषा। अगला हमारा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा संकेतों से विचार प्रकट किए जाते हैं। जो अपने विचार होते हैं, जो कोई व्यक्ति होते हैं वह बोल नहीं सकते हैं, तो संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, वही हमारा सांकेतिक भाषा होता है। आगे है मौखिक भाषा। परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप होता है। जो भाषा आपस में बातचीत करते समय प्रयोग करते हैं, वही जो है मौखिक भाषा होता है। लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जो हम अपने विचार को लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, लिखकर पत्रों के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं अपने विचारों को, वही हमारा लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों द्वारा बच्चे गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। गूंगे बहरे व्यक्ति होते हैं, संकेतों के द्वारा, अपने हाथों के इशारों के द्वारा वह जो है अपनी भाषा को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, जिसे अगला सामने वाला व्यक्ति उनकी भाषा को समझ सकता है, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ विद्वान भाषा के 2 रूप बताए हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि
एवं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होता है। वर्ण अक्षर भाषा की वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं एवं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इनका सही क्रम इस प्रकार है। सही क्रम है इनका वर्ण पहले ध्वनि है, ध्वनि, वर्ण, शब्द, शब्द, पद, वाक्य। वाक्य के बाद होता है अनुमति। यह सही क्रम होता है। यह ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इनका सही क्रम होता है पहले ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, फिर अनुमति होता है। वर्ण के बाद अक्षर भी हो सकता है, वर्ण या अक्षर दोनों होता है। यहाँ वर्ण लिखे हैं। यह हमारा एक क्रम होता है। अगला है देखिए शब्द। शब्द वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द ऐसा हो जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले उसे हम वर्णों का सार्थक क्रम कहते हैं। इस भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं, जैसे कलम, नयन, चयन आदि। इन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ है, इसे हम शब्द कहते हैं। पद किसे कहते हैं उसे देखते हैं। पद क्या होता है? सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो तब इसे पद कहते हैं। जब वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वह शब्द कहलाता है। जब यही शब्द एक वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, जैसे राम बाजार गया, वाक्यों में प्रयुक्त हो जाता है तो इसे हम पद की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है। यह वाक्य 4 शब्दों मोहन क्रिकेट खेलता है से बना है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द पद कहलाते हैं। यह शब्द वाक्यों में प्रयुक्त हो गया है, इसलिए इसे हम पद की श्रेणी में रखेंगे। अगला है वाक्य। जो 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करे उन्हें वाक्य कहते हैं। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई भी कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई भी कहा जाता है। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा। यह क्या है? इसका कुछ ना कुछ निश्चित अर्थ है, इसलिए इसे हम वाक्य की श्रेणी में रखते हैं।
यदि इसे जाएगा विद्यालय मोहन कल के रूप में लिख दिया जाए तो इसे वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाएगा, क्योंकि यह निश्चित अर्थ प्रदान नहीं कर सकता है। इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, एक एक शब्दों का अर्थ है, बल्कि जो है इस पूरे शब्दों का अर्थ नहीं माना जाएगा। अगला हमारा है वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में, यहाँ ऐसे होगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राहुल होशियार विद्यार्थी है, अभय परीक्षा हाल में बैठा है। इसमें क्या है, उपर्युक्त वाक्यों में राहुल और अभय उद्देश्य है। इसमें राहुल और अभय जो है यह उद्देश्य माना जाएगा, यह उद्देश्य है। विधेय किसे कहते हैं, जैसे उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। उद्देश्य हमारा राहुल है, होशियार विद्यार्थी है, तो राहुल के बारे में जो कहा जाएगा उसे विधेय कहते हैं। जैसे चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है, राम ने रावण को मारा। उपर्युक्त में एक व्यवस्थित शहर क्या है, एक व्यवस्थित शहर है और रावण को मारा विधेय है। यह हमारा रावण को मारा विधेय है, व्यवस्थित शहर है यह हमारा विधेय है। उपर्युक्त वाक्य में एक व्यवस्थित शहर है और रावण को मारा विधेय है। अगला है अन्वती। अन्वती के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध कर्ता, क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष्य में होता है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा माना जाता है। हिंदी को भारोपीय परिवार की भाषा माना जाता है। अगला है हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी को फारसी भाषा का शब्द भी माना जाता है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है एवं उसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया। सबसे पहले हिंदी को, क्योंकि ईरान के निवासियों ने हा को सा कहा करते थे, इसलिए भाषा को हिंदू नहीं सिंधु शब्द कहते थे। इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है, जबकि संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा कहते हैं। आर्य भाषा को आदि जननी कहा जाता है और देव भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। आगे ध्यान दें, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री नहीं है, बड़ाऊ, ए, ओ आदि इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता था। अपभ्रंश में केवल 8 ही स्वर माने जाते हैं और इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है। किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर अय और औ भी विकसित हो गए, जो कि संयुक्त स्वर हैं। अपभ्रंश में डा ढा व्यंजन नहीं थे। इनका विकास आदिकाल में हुआ है।
आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।